सांस बहुत चढ़ रही है, थोड़ा सा और बाकी है, हो जाएगा हो जाएगा। सब लोग बोलते हैं ना, ट्रैकिंग इज ऑल अबाउट स्टेमिना, प्लानिंग एंड एक्सपीरियंस, और हम तो बस एक्साइटमेंट लेके निकल पड़े केदारकंठा ट्रैक पर। यारा कर तू वही तूने ठाना जो यहाँ, उड़ जा परिंदे वे उड़ जरा, उड़ जा परिंदे ना रुक यहाँ, है खुदा के और भी आसमां। पहले दिन के ट्रैक के बाद हम सब बोनफायर एंजॉय कर रहे थे और हमारे चारों तरफ था सिर्फ अंधेरा, और इतने में ही हमें कुछ आवाजें आती है जंगल से। शुरू में हमने इन आवाजों को इग्नोर किया, पर जैसे जैसे ये आवाजें हमारे पास आती गई, हम सबकी हालत टाइट हो गई थी। काफी कंफ्यूजिंग हो गया ना, तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। तो मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने साथ में मिलकर प्लान बनाया केदारकंठा ट्रैक करने का, और माइंड इट, ये हमारा पहला ट्रैक था और हमारे पास कोई भी ट्रैकिंग एक्सपीरियंस नहीं था। तो फिर क्या, प्लानिंग के बाद मैंने अपना बैग पैक किया और मैं निकल गया दिल्ली के लिए। पर इस जल्दीबाजी में ना मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल गया था। पता है क्या? स्नैक्स। अब एक ट्रैवल जर्नी में स्नैक्स कितना इंपॉर्टेंट होता है ये हर ट्रैवल एंथुसियास्ट को पता होगा। तो फिर क्या, अगले ट्रेन पे मैंने ब्लिंकिट किया और ब्लिंकिट से कुछ नेसेसरी स्नैक्स मंगा लिए। अब ये ब्लिंकिट का पार्सल रिसीव करने में कितनी प्रॉब्लम हुई वो आप इस रील में जाके देख सकते हो, क्योंकि ब्लिंकिट वाले भैया ने स्टेशन पे आने से ही मना कर दिया था। तो मुझे अपनी ट्रेन छोड़कर प्लेटफॉर्म क्रॉस करके वो पार्सल लेने जाना था, और इतने में भी ट्रेन का हॉल्ट टाइम सिर्फ 5 मिनट का ही था। तो मेरे अंदर ये भी डर बना था कि कहीं मेरी ट्रेन ना छूट जाए। खैर, जैसे तैसे अगले दिन मैं दिल्ली पहुंचा और दिल्ली में मुझे मिले हमारे दोस्त, जिनके साथ मिलकर हमने दिल्ली में कुछ टाइम स्पेंड किया और थोड़ी बहुत नेसेसरी शॉपिंग भी की। और फिर हम शाम को बस पकड़ के निकल गए देहरादून के लिए। सुबह 5 बजे हम देहरादून पहुंचे और हमारी आइटिनरी देहरादून से ही शुरू होती है, जहां डे 1 पे हमें देहरादून से सांकरी जाना था। आधी बातें आंखें बोले, बातें आधी खामोशी कह दे। और कहने को तो देहरादून से सांकरी की डिस्टेंस सिर्फ 230 किलोमीटर ही है, और आप सोच सकते हो कि इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए 4-5 घंटे इनफ है। बट मैं आपको बता दूं, इस 230 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए नॉर्मली 7 से 8 घंटे लग ही जाते हैं। अब रीजन ये है कि सांकरी एक्चुअली में पहाड़ों में बसा एक गाँव है, जो की काफी सारे ट्रैक्स का बेस कैंप है। यहाँ तक पहुँचने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो सिंगल रोड है। और इतना ही नहीं, इस रोड में आपको काफी सारे जगह पे भी खराब रास्ते मिलेंगे और बहुत सारी जगह पे कंस्ट्रक्शन साइट्स भी मिलेंगी, और उन कंस्ट्रक्शन साइट्स के चलते काफी देर तक रोड को ब्लॉक किया जाता है। तो सुबह 7 बजे हम सांकरी से निकले और हमें पूरा दिन आज का इस कार में ही बिताना था, और फिर देखते देखते शाम के 5 बजे हम सांकरी पहुंचे। अरे वेट, जल्दीबाजी में मैं अपने दोस्तों से आपको इंट्रोड्यूस कराना भूल ही गया। तो इस ट्रैक पर हमारे साथ जा रहे हैं आदि भाई, बीटू भाई और आयुष भाई, और इन्हीं लोगों के साथ हम ये पूरा ट्रैक करने वाले हैं। सांकरी विलेज बेसिकली केदारकंठा ट्रैक का बेस कैंप है। इसके अलावा और भी काफी सारे ट्रैक्स का बेस कैंप है ये। 6400 फीट अबव सी लेवल पर बसा एक छोटा सा विलेज। यहाँ की वाइब बिल्कुल ही अलग है। यहाँ आने के बाद लोग अपनी सिटी लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं रहता और आपकी वो स्ट्रेस वाली लाइफ कहीं पीछे छूट जाती है। सिर्फ माउंटेन्स, फ्रेश हवा और वो काम जो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अब रात भर हमें सांकरी में ही बिताना था और अगली सुबह हम ट्रैक के लिए निकलने वाले थे। लेकिन उससे पहले हमें अपने फोन्स और पावर बैंक्स फुल्ली चार्ज करने थे, क्योंकि इस स्टॉप के बाद आगे हमें कहीं भी 2-3 दिन तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलने वाली थी। अगले दिन हमारी सुबह हुई इस खूबसूरत से सनराइज के साथ। इसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया और अपने रेंटल गियर्स लिए, जिसके बाद हमारे ट्रैक लीडर्स ने एक छोटा सा ब्रीफ दिया कि हम कैसे अपने टूल्स को और गियर्स को यूज करने वाले हैं। अभी थोड़ा सा ट्रैक पूल के बारे में आप लोग देखेंगे। इसको 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है, लोअर, मिडिल और टॉप। अब अपना ट्रैक शुरू करने से पहले मैं आपको अपने ग्रुप के बाकी लोगों से भी मिला देता हूँ, जो कि हमारे साथ इस ट्रैक पर चलने वाले हैं। डॉक्टर साहब हैं, सुमित भाई हैं, मान भैया हैं, पार्थ भैया हैं, और जैकी भैया हैं।
वैसे तो ये कंप्लीट स्ट्रेंजर्स थे जब हम इनसे पहली बार मिले थे, बट लास्ट डे पर हमारी इन सब के साथ काफी अच्छी वाइब मैच हो गई थी। और अभी तक तो हम इस ट्रैक को बहुत लाइटली ले रहे थे कि भाई हो जाएगा, कितना ही हार्ड होगा, बट इस ट्रैक के स्टार्टिंग के ही 15 मिनट में हमारी सबकी हालत टाइट हो गई। सिंस सांकरी का बेस कैंप खुद भी 6400 फीट की ऑल्टीट्यूड पर सिचुएटेड है और हम केदारकंठा ट्रैक के स्टार्टिंग से ही काफी ज्यादा ऑल्टीट्यूड गेन कर रहे थे, और सिंस हमारी बॉडी इतनी हाई ऑल्टीट्यूड के लिए यूज्ड टू नहीं है, इसी वजह से हम बहुत जल्दी थक रहे थे, हमारी सांसें भर रही थी और पैर भारी लग रहे थे। इवन हमने जो बैग्स भी ले रखे थे उनमें ज्यादा वजन तो नहीं था, लेकिन वो डिसेंट सा भी वजन काफी ज्यादा फील हो रहा था और हमें हर 5-10 मिनट में रेस्ट करने के लिए स्टॉप लेना पड़ रहा था। पर इन सब के बीच एक चीज नोटिस हो रही थी, हम जितना ऊपर जा रहे थे ना उतनी ही दुनिया पीछे छूट रही थी। ट्रीज डेंस हो रहे थे, हवा और ठंडी और फ्रेश लग रही थी, और व्यूज भाई साहब नेक्स्ट लेवल व्यूज थे इस ट्रैक के। हर 10 मिनट में रुकते थे थकान की वजह से, पर सच बोलूं हर बार रुकने का रीजन सिर्फ थकान नहीं होता था। This is the view after 3 hours of trek. It's worth it. कभी कभी व्यू देखने के लिए भी हम रुक जाते थे, क्योंकि जैसे जैसे आप इस ट्रैक पर ऊपर चढ़ते हो ना, आपको उतने ही ज्यादा दूर दूर तक स्नो कैप्ड माउंटेन्स दिखाई देते हैं, जो कि देखने में काफी ज्यादा आई प्लीजिंग है। और हमें तब समझ आया कि इस ट्रैक पर चढ़ना जरूर टफ है, पर हर स्टेप के साथ जो मिल रहा है ना, वो टोटली वर्थ इट है। तो लगभग 2 से 3 घंटे के हार्ड ट्रैकिंग के बाद हम फाइनली अपने पहले बेस कैंप पर पहुंचे, जो कि था जूड़ा का तालाब बेस कैंप। फिर वहां पहुंचने के बाद हमने थोड़ा रेस्ट किया और फिर स्नैक्स लिए, और फिर थोड़ी ही देर में पता है क्या हुआ? I don't know if you can see it or not, but it's snow falling a little bit, थोड़ा। अब इस लाइट स्नोफॉल के बाद हमें लगा था कि शायद हमें ठीक ठाक सी स्नोफॉल भी देखने को मिलेगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। उल्टा जैसे ही रात हुई थोड़ी बहुत बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से हमें टेंट के अंदर डिनर करना पड़ा। अब दिन में इतना हार्ड ट्रैक करने के बाद जो डिनर हमें मिला ना, वो टोटली वर्थ इट लग रहा था। बट जैसे जैसे रात हो रही थी वैसे वैसे ठंड और बढ़ती जा रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना बोनफायर का भी मजा लिया जाए। तो हम 7-8 लोग मिलके बोनफायर की चारों तरफ बैठ जाते हैं, और अब क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, कोई लाइट भी नहीं है, तो चारों तरफ कंप्लीट डार्कनेस है। द ओनली सोर्स ऑफ लाइट देयर वाज दिस बोनफायर। और यहाँ की ऐसी लोनली और एकदम डार्क वाइब देख के ना, हम सब ने भी एक दूसरे को हॉरर स्टोरी सुनाना शुरू कर दिया, क्योंकि भाई ऐसी जगह में ना माहौल बन जाता है। तो लगभग 1-2 घंटे तक सबने अपनी अपनी हॉरर स्टोरी शेयर की, और भाई हॉरर वाला पूरा माहौल सेट हो चुका था। पर इतने में ही जंगल से कुछ आवाजें आने लगती हैं। हमने सोचा कि कुछ कोइंसिडेंस होगा या कान बज रहे होंगे, तो हमने इग्नोर किया। बट थोड़ी देर बाद वो आवाजें हमारे क्लोज आने लगी, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम 9 में से 9 लोगों की फट चुकी थी, क्योंकि लेजिट हम एक सुनसान जगह पे बैठे हुए थे और आसपास कोई लाइट सोर्स नहीं है, सिर्फ कंप्लीट डार्कनेस और डेंस फॉरेस्ट लाइन है। अब जैसे जैसे ये आवाज हमारे पास आ रही थी, वैसे वैसे हम और भी ज्यादा डर रहे थे। बट थोड़ी ही देर बाद हमें सीटियों की आवाज आने लगती है, और तब हमें रियलाइज हुआ कि ये और कुछ नहीं बल्कि अनसिविलाइज्ड लोकल्स हैं जो बकचोदी काट रहे हैं। बट लेजिट हम लोगों का पहला दिन था वहाँ पे, एंड वी वर स्कैर्ड एज हेल। और फिर इस अनोखे से एक्सपीरियंस के बाद हम सब ने सोचा कि सो जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि हम सब ऑलरेडी काफी थके हुए भी थे। और जिन लोगों को भी ट्रैकिंग का थोड़ा बहुत आइडिया है ना, उनको पता होगा कि ट्रैक में आपको स्लीपिंग बैग्स में सोना पड़ता है। और क्योंकि ये एक विंटर ट्रैक था, तो अगर आप स्लीपिंग बैग में नहीं सोते हो तो हाई चांस है कि आप अगले दिन सुबह उठो भी ना। और सिंस ये मेरे स्लीपिंग बैग में भी सोने का पहला ही एक्सपीरियंस था, तो देयर वाज सम ऑब्वियस स्ट्रगल्स, और काफी मेहनत और मशक्कत करने के बाद फाइनली मैं जैसे तैसे स्लीपिंग बैग में फिट हो गया। बट क्या ये सच में सोने में कंफर्टेबल था? देखो, गर्मी वाला काम तो ये तुम्हारा कर देता है, तुम्हें इतनी ठंड नहीं लगती, बट ये कंफर्टेबल कहीं से भी नहीं है। और इस ट्रैक को लेके हम जितने भी एक्साइटेड थे ना अभी तक, वो सारा एक्साइटमेंट हमारा निकल चुका था। और सोने से पहले मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि भाई ये ट्रैकिंग का आइडिया था किसका?
आज है 30 जनवरी और आप ये वीडियो कब देखोगे मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं यूजुअली ट्रिप से आने के बाद काफी लंबा टाइम ले लेता हूँ अपनी वीडियोस क्रिएट करने में, क्योंकि ऑब्वियसली काम वगैरह रहता है तो बिजी हो जाता हूँ। बट खैर, कमिंग टू द पॉइंट, हमने डिसाइड कर लिया है कि हमारी अगली ट्रिप कहाँ की होने वाली, या फिर मैं यूँ कहूँ कि हमारा अगला ट्रैक कहाँ का होने वाला है। तो मेरे साथ है आदि भाई, देख सकते हो, और हम प्लान कर रहे हैं एक नए ट्रैक पे जाने के लिए जो कि केदारकंठा हो सकता है। अब हमने डिटेल्स जो निकाली है ना, उसके हिसाब से बहुत इजी है ये ट्रैक और बिगिनर्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसके लिए, और आदि भाई से पूछते हैं क्या सीन है। आदि भाई एक्साइटेड हो? मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी के लिए तो हमारा मिड फेब का प्लान है, बाकी कुछ एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, जो भी होगा आपको वीडियो में तो पता चली जाएगा। आज था हमारे ट्रैक का दूसरा दिन, जहां हमें अपनी कैंप साइट को छोड़कर केदारकंठा बेस कैंप के लिए पुश करना था। अब हालांकि आज के ट्रैक का डिस्टेंस काफी छोटा था, अराउंड 3 से 4 किलोमीटर, और डिफिकल्टी भी काफी मॉडरेट थी, मतलब कल जैसा स्ट्रगल नहीं मिलने वाला था। तो बस हमने भगवान शिव का नाम लिया और बेस कैंप की तरफ पुश करना स्टार्ट किया। हालांकि स्टार्टिंग में हमें थोड़ी दिक्कत जरूर हुई, क्योंकि बॉडी कल के बाद से अभी तक रिकवर नहीं हुई थी, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे हमें रिदम मिलता गया। और मजे की बात पता है क्या है, आज के ट्रैक में हमें चारों तरफ स्नो ही स्नो दिख रही थी। ट्रेल कम्प्लीटली वाइट हो रखा था और आसपास के माउंटेन्स फुल्ली स्नो कैप्ड थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी मूवी में आ गया हूँ। There's a woodpecker right there. अगर आवाज आ रही होगी तो वैसे ये कुछ छपरी है जो है आवाज लगा रहे हैं। ऐसे बहुत से मिले हमारे ट्रैक पे। डोंट बी लाइक दीज गाइस। दिन भर कचड़े मत फैलाओ, फुल वॉल्यूम में गाने मत बजाओ छपरियों वाले, और ऐसे चीखे मत मारो। द व्यू बिहाइंड मी इज गेटिंग बेटर एज वी आर क्लाइंबिंग। हालांकि ये सारी चीजें दूर से जितनी खूबसूरत लगती हैं, उतनी ही ये डरावनी भी हो जाती हैं जब तुम इन्हें रियल लाइफ पे एक्सपीरियंस करते हो, क्योंकि यहाँ पे हर स्टेप पे स्लिप होने का भी डर होता है। तो मतलब जितनी भी तुम्हारी एक्साइटमेंट है ना, वो एक पल में जा सकती है अगर तुमने एक भी गलत कदम रखा तो। एंड जैसे जैसे लोग यहाँ पे बर्फ पे चलते रहते हैं ना, ये बर्फ उतनी काली हो जाती है, ब्लैक आइस, एंड इट डजंट लुक एस्थेटिक एट ऑल, एंड उसमें आपके पैर स्लिप करते वो लगभग 1 घंटे के ट्रैक के बाद हमें फाइनली वो पीक दिखी जहाँ कल हमें समिट पुश करना था, और उस मोमेंट पे सब कुछ वर्थ इट लग रहा था। के हो न जाए प्यार, के हो न जाए प्यार, के हो न जाए प्यार। ये जो डॉग आपने देखा ना, दिस इज वेरी क्यूट, काफी फरी, और वो है क्योंकि यहाँ पे ज्योग्राफी इतनी ठंडी है तो इस वजह से उसने अडॉप्ट किया है, वैसा फर काफी हैवी हो गया, बट दिस लुक्स क्वाइट गुड। और ना, ये हमारे ट्रैक पे स्टार्टिंग से था। जिस दिन हमने ट्रैक स्टार्ट किया था वो हमारे साथ था, पहले कैंप साइट पे भी ये हमारे साथ था, और आज हम दूसरे कैंप साइट तक पहुंच रहे हैं और आज भी ये है हमारे साथ। घूमता रहता है ये, तुम ढाबे पे रुकोगे तुमको ये रैंडमली स्पॉन हुआ दिख जाएगा। ट्री लाइन अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी और स्नो और भी ज्यादा बढ़ रही थी। ओपन व्यूज, ठंडी हवा, और ऊपर बर्ड्स भी ग्लाइड कर रहे थे। ये एक ऐसा व्यू पॉइंट था जहाँ पर आप बस बैठना चाहोगे और थोड़ा देर शांति से टाइम स्पेंड करना चाहोगे। इन खुली वादियों को देखकर, इस खुले आसमान को देखकर बस आप अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाओगे और कम्प्लीटली नेचर की वाइब में गुम जाओगे। अब यहाँ से बेस कैंप सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था, तो हमारे सारे दोस्त बेस कैंप के लिए निकल गए थे, बट मैं और आदि पीछे रह गए क्योंकि हमें ये व्लॉग भी शूट करना था, और साथ ही हम इस ट्रैक पर किसी चेकलिस्ट को पूरा करने नहीं आए थे कि हमें इस कैंप साइट पे रुकना है, फिर इस कैंप साइट पे रुकना है, और फिर लास्ट में समिट पुश करके वापस आ जाना है। बल्कि हमारा प्लान तो ये था कि भाई हम इस ट्रैक को कम्प्लीटली फील करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे कि आखिर एक हफ्ते तक अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ से डिस्कनेक्ट होकर नेचर के बीच रहना कैसा फील होता है। कैसा फील होता है जब आप एक ही जगह पे बैठ के उसे एब्जॉर्ब होने देते हो अपने अंदर। एंड ट्रस्ट मी, जैसा कि शाहरुख खान ने कहा है, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग इन द वर्ल्ड। अब यार, इस जगह की मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी ही कम है, बट फिर ज्यादा टाइम ना स्पेंड करते हुए, क्योंकि लंच टाइम भी हो रहा था, तो फिर हम अपने बेस कैंप की तरफ चले गए। अब सिंस आज का ट्रैक काफी छोटा था, तो हम अपने अगले कैंप पे बहुत जल्दी पहुंच गए। तो आज के दिन का पूरा सेकेंड हाफ खाली था, तो हमने काफी कुछ किया आज के दिन। ऊनो कार्ड्स खेले, और जैसे जैसे रात होती गई हमने सोचा क्यों ना आज फिर से बोनफायर का मजा लिया जाए। और फिर क्या, बोनफायर में बैठने के बाद ही वो हॉरर वाला माहौल फिर से शुरू हो गया। और आज के हमारे स्टोरी टेलर थे डॉक्टर साहब, यानी कि सौरभ भाई, जिन्होंने एक्चुअली एक रियल स्टोरी बताई, जिसको सुनने के बाद हमारी सबकी हवा टाइट हो गई थी। एक फैमिली है, वो फैमिली बहुत खुशहाल है, बट एक रात एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसके बाद उस फैमिली की पूरी डेस्टिनी चेंज हो जाती है। उस रात उस घर में 11 रॉड्स पाए जाते हैं, अलग अलग जगह पे लगाए हुए हैं, और सुबह उन 11 लोगों को 11 हुक्स में पाया जाता है, उनकी डेड बॉडी पाई जाती है। और इस केस में आगे क्या हुआ ये तो मैं आगे मुझे एक फैमिली था बढ़िया एकदम
3-4 जनरेशन थे उस फैमिली में। आसपास के बगल वाले जो भी बिल्डिंग में रहते थे सब कहते थे कि बढ़िया फैमिली थी, कोई भी दिक्कत नहीं था इनमें, मिल बांट के खाते थे, खेलते थे, बढ़िया, बच्चे भी अच्छे थे। फिर एक दिन क्या हुआ कि घर में सुबह उनका गेट खुला हुआ था, मेन गेट। फिर ऐसे जाके बगल वाला जो दुकान था उसका मालिक शायद गया था उसके घर पे, जाके देखा कि जो उसने सीन देखा, फिर उसने साथ ही साथ ऐसे पुलिस वाले को बुला लिया। पुलिस वाले आके देखे कि जैसे मतलब उनका जो घर है ना, ऐसे बीच में, सपोज ये पूरा बिल्डिंग है, बीच में ऐसे छेद है, तो छेद में ऐसे रॉड्स लगे हुए। उस रॉड में से जो जितने फैमिली मेम्बर्स थे ना, टोटल 11 लोग थे, सारे के सारे ऐसे टंगे हुए थे। इसके बाद फिर रॉड देखा तो देखा कि सबके हाथ पैर ऐसे बंधे हुए थे, आँख में भी पट्टा लगा हुआ था। फिर अभी सब लोग ये ढूंढने लगे कि भाई क्या है सीन इसका, कैसे हुआ, मतलब मर्डर है कि सुसाइड है कि क्या है। सुसाइड है तो 8-11 के 11 कैसे मर गए, और अगर मर्डर है तो मर्डर किया किसने। फिर उसमें और थोड़ा सा निकाला तो देखा कि उसमें ना ऐसे कुछ हवन ववन हुआ था उस रात में, ऐसा निकाला गया। काफ़ी ढूंढा, मतलब बहुत सारे लोग आए, किसी को समझ में नहीं आ रहा। सब लोग बस यही कह रहे कि यार ये तो बहुत हंसते खेलते परिवार से, लेकिन पता नहीं कैसे ऐसे हो गया। तो इसमें काफ़ी इन्वेस्टिगेशंस हुए कि कैसा हुआ, मतलब बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट भी आए थे। इसमें बाद में ये हुआ है कि जो उनका पूजा का घर था ना, पूजा घर के साथ बगल में ही डायरी मिला था, ठीक है। अभी डायरी में क्या था कि उसमें कुछ ऐसे चीज़ें लिखे हुए थे, मतलब ऐसे बोल रहा है कि तुम सब मुझसे मिलना, तुम्हें ये सब करना है, कोई कुछ ऑर्डर दे रहा था जो कि लिखा हुआ है उस डायरी में, ठीक है। अभी ये समझ में नहीं आ रहा ये ऑर्डर दिया किसने। फिर क्या हुआ, ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये ना मर्डर है ना सुसाइड है, ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था जो कि पूरे फैमिली में ही रन हो गया। तो उसमें ऐसा होता है कि सारे फैमिली मेंबर्स ना कोई एक डोमिनेंट कैरेक्टर होता है जिस वो बहुत ज्यादा मानने लग जाते हैं। इतना मानते हैं कि मतलब वो लाइफ और डेथ के बेसिक में उसको भी इतना डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो उसमें ऐसा होता है कि दादी थी ना, दादी का जो हस्बैंड जो एक्सपायर हो चुका था, तो उनके सपने में ऐसे आते थे, मतलब जो ललित था ना, ललित मतलब जो छोटा बेटा, उसके सपनों में ऐसे आता था, मतलब। और वो हमेशा ऐसे ऑर्डर दिया करता था, मतलब कि मतलब तुम लोग सारे डिसिप्लिन में रहना है तुम्हें, और तुम्हें ये सब काम करने हैं, तुम्हें ऐसे पूजा करना है, मैं आऊँगा, ऐसे बोलता था, मतलब कि मैं आऊँगा, तुम्हें मुझसे ऐसे मिलना है, और बहुत कुछ ऐसे मतलब था उसमें। तो ललित ही मेन कैरेक्टर था जो कि सबको मतलब कंट्रोल करके रखता था। क्या किया उसमें ललित का बाप ने मतलब उसके सब कुछ कैसे बोला कि मतलब तुम्हें ऐसे कुछ मतलब यज्ञ करना है जिसमें सारे मेंबर्स होंगे, सबके आँख बंदे होने चाहिए। फिर ऐसे ऐसे करके बेसिकली उन्होंने सुसाइड वाला प्लान ही किया था। और वो दादा मतलब वो ललित ने किस तरीके से मैनिपुलेट किया था ना फैमिली को, कि इनिशियली तो ऐसा था कि इनका ना बहुत फाइनेंशियली बहुत वीक थी ये फैमिली। फिर जैसे ही एक दिन ललित को सपना आया, उसने आके बताया कि तुम ये करो। उससे पहले ये बताया कि मेरे को ना सपने में आ रहे हो, ठीक है, पापा सपने में आ रहे हैं और वो हमें बता रहे कि ये करना है, ठीक है। तो वो फैमिली क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही ब्रेन वॉश थी, ठीक है, वो सुपरस्टिशन में बहुत बिलीव करती थी। तो वो जो ललित बोलता रहा वो लोग करते रहे। तो जैसे ललित की बेटी है तो वो कहीं जॉब कर रही है, तो उसको बोला तो ये कर, तेरा प्रमोशन होगा, तो हो रहा है, ठीक है। सब लोग अपनी लाइफ में अच्छा करने लगे, फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहे हैं। ललित उसने सबको ये बताया कि उनके फाइनल वर्ड्स ये है दादा के कि तुम ये सारी चीज़ें करो, तुम लटक जाओ, मर जाओ, फिर मैं आऊँगा। अब 2.5 घंटे की इस हॉरर पॉडकास्ट के बाद हमने सोचा कि इसे यहीं विराम लगाते हैं और चलते हैं सोने, क्योंकि कल रात 2 बजे ही हमें उठ के समिट के लिए पुश करना था। तो जरूरी है कि हम आज जल्दी सो जाएं। और सोने से पहले मैंने आखिरी बार जब आसमान की तरफ देखा ना, तो भाई मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि ऐसा कुछ मैंने बहुत टाइम से देखा नहीं था। मुझे याद है बचपन में मैंने गाँव में कभी ऐसा खुला आसमान देखा होगा जिसमें तारे दिख रहे हो, क्योंकि सिटीज में आजकल इतना ज्यादा लाइट पोल्यूशन हो चुका है, इतना ज्यादा एयर पोल्यूशन हो चुका है कि आसमान में तारे दिखते ही नहीं है। और इस तरह का खुला आसमान देखने के बाद ना भाई सच में ऐसा रियलाइज हुआ कि दिस इज व्हाट वी हैव बीन मिसिंग आउट। और इस खूबसूरत से टिमटिमाते हुए आसमान को एक्सप्लेन करना हो, डिफाइन करना हो, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही लाइन है, दिस इज अ स्काई दैट ब्रीथ्स। पिछले 2 दिन में हमने जितना ट्रैक किया वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था, असली पिक्चर तो हमें कल दिखने वाली है।
आज है हमारे ट्रैक का तीसरा और सबसे खतरनाक दिन, जहां हमें समिट के लिए पुश करना है। पिछले 2 दिनों में हमने जितनी डिस्टेंस कवर की थी वो आज हमें अकेले एक दिन में पूरी करनी है, प्लस उतनी ही डिस्टेंस हमें वापस उतरनी भी है। और माइंड इट, आज के ट्रैक का इंक्लाइन पिछले 2 दिनों से भी ज्यादा होने वाला है। और भूलो मत कि ये समिट 12,500 फीट का है, तो ऊपर टेम्परेचर इतना ज्यादा होगा कि अगर तुम 2 मिनट के लिए भी ग्लव्स निकाल दो ना तो इनबेरेबल हो जाएगा। तो रात के 2 बजे हम उठे, फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर था। You cannot see me, I guess, but we are pushing for the summit right now. टेम्परेचर ऑलरेडी काफी लो था, तो सांसें काफी तेज हो रही थी। हर स्टेप पे फील हो रहा था कि भाई ऑल्टीट्यूड अब सीरियसली हिट कर रहा है। क्लाइंब काफी स्टीप था और ट्रेल्स भी काफी स्लिपरी थी, क्योंकि लिटरली हम एक पहाड़ चढ़ रहे थे जिसका ऑल्टीट्यूड 12,500 फीट का है। हर 5 मिनट में रुकना पड़ रहा था और एनर्जी भी ड्रेन हो रही थी। पर गोल तो सिर्फ एक ही था कि भाई इतना दूर आए हैं तो समिट तो जाना ही है। To make your trek more easier, there's a trick which you can use. The trick is very simple. You just need to stay with your trek leader, which is ahead of your group. You just need to stick with him, and eventually the rest of the group will slow down, and you and your first trek leader will get to rest first. So you get longer time to rest until the whole team comes back to you. It's a quite simple hack, so you can save energy, restore it, and then push again for the another stretch. बट जैसे जैसे हम किसी जगह पे रुक रहे थे और आसपास का व्यू देख रहे थे, 1 सेकंड के लिए सारी थकान भूल जाते थे। इतना क्लियर स्काई कि हर एक स्टार विजिबल था। वही स्काई जो सिटीज में कभी दिखता भी नहीं। वहीं नीचे थे स्नो कवर्ड ट्रेल्स। हम लोग रुके पहले ढाबे पे, फर्स्ट स्टॉप पे। आई थिंक 20-25% कंप्लीट हुआ है अपना जी। भी बहुत है। कॉफी ब्रेक कॉफी ले रहे हैं, अभी पुश करना है। प्राइसेस बहुत हाई है हालांकि, बट इट्स काइंड ऑफ कि कितना ऊपर लोग लेके आते हैं। भाई यहाँ के डॉग्स बहुत फ्रेंडली हैं। देयर वर 2 डॉग्स जो ट्रैक की स्टार्टिंग से हमारे साथ थे। आई हैव नथिंग ब्रो। अब सिंस मैंने ब्रेकफास्ट में सिर्फ कॉफी पी थी और कुछ नहीं लिया था, तो हम बीच बीच में रुक करके प्रोटीन बार्स भी ले रहे थे ताकि वो एनर्जी मिलती रहे जिससे हम समिट पुश कर पाए। गेटअप बहुत खतरनाक बना लिया उन्होंने। ये ठंड बहुत लग रही है। नीचे अपन एक बाइट ले रहे प्रोटीन बार ताकि एनर्जी रहे। धीरे धीरे चलने वाले तो चलो, फास्ट चलने वाले आराम से आना। मेरे साथ तो धीरे चलने वाला आगे। नॉट स्पॉन्सर्ड बाय द वे। हमने जो है तो लगभग ट्रैक चढ़ ही लिया है। ठीक है, पीक पे आ गया लगभग हमें। नहीं, अभी हम नहीं पहुंचे। क्लूलेस मी, जिसे लग रहा था कि हम शायद अब पहुंचने वाले हैं और थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, बट इस पॉइंट के बाद हमें 1.5 घंटा और ट्रैक करना पड़ा था। और इस पॉइंट के बाद तो इंक्लाइन भी काफी ज्यादा बढ़ गया था, तो लास्ट के इस स्ट्रेच में तो बहुत ज्यादा हालत खराब होने वाली थी। बट इस पॉइंट पे मुझे इस बात का कोई भी आइडिया नहीं था। क्लाइंबिंग, वन स्मॉल मिस्टेक एंड यू विल फॉल। तो भाई ये सबके बस का तो नहीं है। देखो ये देखो कितना स्टीप चढ़ाई है, खाना चढ़ाई है पूरा। देखो नीचे लोग, मैं डिसबैलेंस हो रहा हूँ। मिस्टेक एंड इट विल बी। बहुत अच्छा आदमी था। अब ऑनेस्टली इस लास्ट स्ट्रेच में हम सबकी बैंड बच चुकी थी। हर एक कदम के साथ लग रहा था कि भाई बस अब नहीं होगा, अब और नहीं चढ़ पाएंगे। बट जितना ही और ऊपर हम चढ़ रहे थे उतना ही सब कुछ वाइड और ब्यूटीफुल होता जा रहा था। ऊपर क्लियर ब्लू स्काई और नीचे हम जस्ट वॉकिंग थ्रू इट ऑल। कभी कभी लगता था कि बस ये मूवी का सीन है भाई, और यहाँ पे रुक जाओ थोड़ा देर और इस मोमेंट को एब्जॉर्ब करो। बट यहाँ पे रुक नहीं सकते, क्योंकि अगर आप थोड़े टाइम के लिए भी रुके ना यहाँ पे, तो आपकी बॉडी हीट खोने लगती है और आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है। और फिर थोड़े ही देर में हमें आसमान से वो रोशनी दिखने लगती है। ओ भाई देखो देखो देखो, थोड़ा रेडनेस दिखने लगा है, as you can see। जिससे हम और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए इस सनराइज को देखने के लिए। लुक एट दैट भाई, स्नो पे जो सनराइज आ रही है ना, सॉफ्ट बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ का स्नो। आई थिंक कैमरा कांट डू जस्टिस, बट यू हैव टू बी हियर टू विटनेस। मैं और भैया जोश में काफ़ी आगे निकले। बट आई गेस तब तक इनका सनराइज निकल जाएगा, क्योंकि गोल्डन आवर शुरू हो गया। हमें भी हालांकि थोड़ा ऊपर जाना है अभी, थोड़ा सा ही, बट लेट्स सी। भाई यहाँ एल्टीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है ना, तो थोड़ा सा भी चढ़ने के बाद जो है तो सांस बहुत जल्दी फूलती है। We gotta climb bro। इतना मैं सोच रहा हूँ कि हम पहुँच गए, उतना ही कोई ना कोई एक और पीक दिखता है। अभी और ऊपर चढ़ना है भाई, हालत ख़राब हो गई है। और सनराइज भाई बहुत क्लोज है बाकी, so we gotta move fast। हमारे पास थोड़ा सा और बस,
थोड़ा सा और बस पहुँच ही गया पर सनराइज होने वाला है, हो ही चुका है, थोड़ा बहुत बाकी है। जो गोल्डन आवर है वो शुरू हो चुका है, सनराइज नहीं शुरू हुआ है। बट लेजिट इस लास्ट स्ट्रेच के एकदम ही लास्ट पार्ट में एक ऐसा मोमेंट आया जहाँ पे आई स्टार्टेड हैविंग सेकंड थॉट्स कि भाई अब और नहीं होगा। मेरी बॉडी लिटरली जवाब देने वाली थी। मेरे पैर जवाब दे रहे हैं भाई, थोड़ा सा और बाकी। जहाँ जहाँ जाएगी तू, झुका हूँ आऊंगा मैं, जो पर्वत भी मुझको रोके, मुझे रोके, मैं ठोकरों से उड़ा दूँ 2 पल में। असमशौर्यधाम रोत्तम तव कीर्तिर्म उत्तम असमशौर्यधाम रोत्तम तव कीर्तिर्म। सो आई एम एट द पीक और शैडो देख के समझ सकते हो कि सनराइज हो चुका है। और यहाँ आके सब कुछ चेंज हो जाता है। चारों तरफ बस माउंटेन्स ही माउंटेन्स, स्नो कवर्ड पीक्स जिनके ऊपर अभी अभी सनलाइट गिरना स्टार्ट हुई। इवन तुम पीछे माउंटेन की शैडो तक देख सकते हो फॉग में। नीचे क्लाउड्स का सी और ऊपर गोल्डन सनराइज। एक ऐसा व्यू जो कैमरा भी कैप्चर नहीं कर सकता। हवा काफी ठंडी है पर फीलिंग बहुत वार्म है। थकान बिल्कुल ही गायब हो चुकी है और सिर्फ एक ही इमोशन रह गया है, दिस इज फकिंग वर्थ इट। अब इस ब्यूटीफुल से एक्सपीरियंस के बाद हम नीचे उतरना शुरू करते हैं और जितना डिस्टेंस हमने जैसे तैसे मेहनत करके चढ़ी थी ना, उतनी ही डिस्टेंस हमें उतरनी भी है। और इस बार रास्ता थोड़ा और हार्ड है क्योंकि स्लिप होने के चांसेस और भी ज्यादा हो जाते हैं। एक गलत पैर और खेल खत्म, क्योंकि स्नो पड़ रखी है, ये देखो, ठीक है, ये स्नो है और ये पिघल के पानी हो रहा है। और ये ब्लैक आइस जब बनाता है ना, तो उससे तुम्हें ये स्पाइक्स भी नहीं बचा सकते जो हमने पहन रखे। अब जिनको भी ट्रैकिंग का आइडिया है तो उन्हें पता ही होगा कि अपहिल तो मुश्किल होता ही है, पर डाउन हिल उससे कई गुना ज्यादा डेंजरस होता है। ब्यूटीफुल तो है यार, बट इट्स डेडली आल्सो। बट इट वाज ग्रेट यार। मेरी मम्मी बहुत परेशान हुई क्योंकि 2 दिन से फोन नहीं लगा था। काफी टायरसम है भाई, काफी टायरसम। काफी सारे लोग हमें अभी मिले जो जा रहे थे एंड हमारे कुछ टीममेट्स पीछे में कुछ आगे निकल गए। हम फोटो ले रहे थे तो मैं डिले हो गया। वो आपको पीक दिख रहा है, वहां से हम आए। एब्सोल्यूट मैडनेस, पैर में दर्द है। हेडिंग टुवर्ड्स बेस कैंप एंड आई थिंक 1/3 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया एंड ऑलमोस्ट 66% ऑफ द पाथ इज रिमेनिंग। वैसे आइटिनरी के हिसाब से हमें एक रात हर गांव में बितानी थी और उसके अगले दिन हम सांकरी निकलते, बट हमारे ग्रुप के सभी मेंबर्स ने डिसाइड किया कि एक दिन वेस्ट क्यों करना है, अब एक और दिन स्लीपिंग बैग में नहीं सो सकते हम, तो हम आज ही के दिन वापस सांकरी के लिए पुश कर जाते हैं। अब हमने मन तो बना लिया था कि अब हम डायरेक्टली सांकरी में ही रुकेंगे, पर ये उतना भी इजी नहीं था क्योंकि सांकरी पहुंचने के बाद जब मैंने अपना फोन चेक किया ना, तो मैंने 23,663 स्टेप्स चले थे आज के दिन में, यानी कि लगभग 17 किलोमीटर्स। और एक बार को प्लेन सरफेस में 17 किलोमीटर चलना पॉसिबल भी लगता है और इजी भी साउंड करेगा, बट जिस तरह के ट्रेन में हमने ये डिस्टेंस कवर किया है इंक्लाइन और डिक्लाइन करते हुए, वो लिटरली बहुत ही बड़ी बात है कंसीडरिंग द फैक्ट कि ये हमारा पहला ही ट्रैक था। लास्ट डे एट सर्चिंग सोल्स कैंप। तो हम लोग बस निकल रहे हैं, ट्रैवलर बैठने वाले। ये हमारे ट्रैक लीडर अखिल नेगी भैया, बहुत हेल्प की उन्होंने। मिलेंगे फिर कभी अगले ट्रैक में। अब अगली बार मिलते नहीं मिलते, बट बहुत अच्छी मेमोरी बना ली हमने। अब कहने को तो मैं वापस आ गया हूँ, पर जो मैं वहाँ छोड़ आया हूँ ना, वो सिर्फ मेरे फुटस्टेप्स नहीं थे, वो मेरी पुरानी सोच थी, मेरी लिमिट्स थी और मेरा डाउट था। पहाड़ वहीं रह गए हैं, पर वहाँ से वापस आने के बाद मैं वो नहीं रहा जो पहले हुआ करता था।